देखो बच्चों, अपन ने कल है ना पहला दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2 आयुर्वेद दर्शन निरूपण। ठीक है, अपन ने सिलेबस को समझा था, कुछ ज़्यादा क्लास नहीं ली थी कल, बस थोड़ी सी क्लास ली थी। फिर इस समय इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाए थे मैंने आपको। फिर शास्त्र बताया था, दर्शन की व्युत्पत्ति बताई थी, दर्शन की निरुक्ति बताई थी, दर्शन शास्त्रों की प्रवृत्ति का उद्देश्य है ना। आपको ये समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, इसको मत लिखना, बस आप ये लिख लेना, संसार के दुखों को दूर करना दर्शन शास्त्रों की प्रवृत्ति का यह एकमात्र उद्देश्य है। आप इतना सा भी लिखोगे एग्जाम में तो पार पड़ जाएगी, तो भी आपके अच्छे नंबर आएंगे। दर्शनों का उद्भव बता दिया भाई, वैदिक काल से दर्शनों का उद्भव हुआ था। जब लास्ट ईयर मैंने क्लास ली थी तो ये सारे टॉपिक मैंने नोट्स में मेंशन नहीं किए थे और उनको मैंने बोल के लिखाया था, तो मैंने सोचा इस बार थोड़ा अपडेट करते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बार बार, तो मैंने इसको लिख दिया, मेंशन कर दिया साथ में। और ये भी बताया था उत्तरोत्तर स्थूल से सूक्ष्म विभाजन, कि पहले जगत के बारे में बात होती है, फिर लास्ट में ब्रह्म मतलब परमात्मा के बारे में बात होती है। तो ठीक है, ये भी अपन यहाँ तक कर लिया था। आज करेंगे अपन दर्शनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्या करेंगे? दर्शनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखो दर्शन दो भागों में बांटे हैं दर्शन को, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक दर्शन 6 होते हैं, नास्तिक दर्शन 3 होते हैं। तो 6 दर्शन कौन है आस्तिक के? न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। ठीक है, दूसरा है नास्तिक, चारवाक। चारवाक को ही लोकायत दर्शन बोलते हैं। ये कभी कभी लोकायत के नाम से आ जाता है, आपको चारवाक अच्छे से याद रहेगा, लेकिन लोकायत आते ही आप भूल जाओगे ये लोकायत क्या आ गया। तो चारवाक दर्शन को ही लोकायत दर्शन कहते हैं। दूसरा है जैन दर्शन, तीसरा है बौद्ध दर्शन। भगवान बुद्ध थे ना, वो दर्शन। भगवान जैन, भगवान महावीर जैन वाले, उन मतलब सबने अपने अपने दर्शन दिए हैं, अपने अपने समय में अपने अपने टाइम पे एक अलग ज्ञान बताया सबको। ठीक है, तो ये आस्तिक दर्शन होते हैं ना, परलोक, ईश्वर, वेद में आस्था रखते हैं। परलोक यानी इस संसार से, इस पृथ्वी से अलावा भी कोई लोक है, मतलब उसको बोलते हैं ना ब्रह्मा, आत्मा, परमात्मा, वही ईश्वर, गॉड। ठीक है, और वेद, वेद मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। ठीक है, इनमें आस्था रखते हैं, मतलब इनको मानते हैं। आस्तिक कहने का मतलब है, आस्तिक यानी ये भगवान में भरोसा रखते हैं, ये दर्शन। ये क्या है? नास्तिक दर्शन। नास्तिक क्या करते हैं? वेदों को प्रमाण नहीं मानते, ये वेदों को नहीं मानते ना भगवान को मानते। चारवाक बोलता है खाओ पियो मजो करो। हाँ बोलो, कौन बोला बच्चा? कोई ना। जैन और बौद्ध, ये मतलब जैन ने खुद को भगवान, जो मतलब जैन धर्म के अवतार थे वो खुद को भगवान मानते हैं। ठीक है, बौद्ध भी खुद एक भगवान की तरह पूजे जाते हैं। तो ये मतलब एक तरह से गुरु संप्रदाय के लक्ष्य थे ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनका अपन जब डिटेल में स्टडी करेंगे ना जैन धर्म को, तो इन्होंने क्या बताया अपने धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म ने क्या बताया अपने धर्म के बारे में, वो सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। तो अभी तो इतना समझो आप कि भाई दर्शन दो प्रकार से होते हैं, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन 6 ये हो गए, नास्तिक दर्शन ये हो गए। तो ये हैं जो परलोक, ईश्वर, वेद में आस्था रखते हैं, और ये है ना जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते। ठीक है, बस इतना सा क्लासिफिकेशन है। ये क्वेश्चन आता नहीं है मोस्टली क्लासिफिकेशन का, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन आज तक नहीं आया। हाँ, पीजी में ज़रूर आएगा। कैसे आएगा? ये आएगा, आस्तिक दर्शनों का वर्णन। आस्तिक दर्शनों को 3 भागों में बांट दिया। ये जो 6 दर्शन थे ना आस्तिक के, उनको 3 भागों में बांट दिया, एकत्ववाद, द्वैतवाद और त्रैतवाद। एकत्ववाद में क्या होता है कि एक ही मूल तत्व ब्रह्म को मानता है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा, बड़े प्यार से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। तो एकत्ववाद वाला क्या बोलते हैं, अभी एकत्ववाद मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया, क्यों नहीं दिया समझना थोड़ी देर, कि एक ही मूल तत्व ब्रह्म को मानता है। कि ये बोलते हैं कि भाई संसार में एक ही है जो ब्रह्म है, मतलब वही है हर जगह, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। वो है तो संसार है, मतलब ब्रह्म, जीव, आत्मा, चेतना, ईश्वर, मतलब कुछ भी बोल दो उसको, एक ही है। सृष्टि का पालन करता, धारण हारण करता, सब कुछ एक ही है। तो वो बोलता है कि सजीव में भी वही है, निर्जीव में भी वही है, मतलब एक ही है, एक ही मूल तत्व ब्रह्म को मानता है, और कुछ नहीं है। आजकल बोलते हैं ना कि भाई एक भगवान ये है, एक भगवान ये है, नहीं, ये क्या बोलता है कि भाई एक ही है, सब अलग अलग नहीं है। अल्लाह भी एक ही है,
गॉड भी एक ही है, क्रिश्चनों का भी एक ही है, मतलब सब एक ही है, संसार एक ही है। अपन बांट रखे हैं ऐसे भगवानों को ये, लेकिन एकत्ववाद क्या बोलता है, एक ही है। ठीक है। द्वैतवाद क्या बोलता है, दो मूल तत्व प्रकृति और पुरुष को मानता है। ठीक है, पहला है प्रकृति, दूसरा पुरुष। प्रकृति से आप क्या समझते हो, अपने अलावा, मैंने कल भी समझाया था आपको प्रकृति और पुरुष। प्रकृति का मतलब समझो कि अपने अलावा, मतलब खुद की बॉडी के अलावा जो आपको आसपास दिख रहा है, चाहे अपना देश दिख रहा हो, अपना गांव दिख रहा हो, अपने पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु, अपने मम्मी पापा नाना नानी जितनी फैमिली मेम्बर है वो सब, वो प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। और पुरुष क्या आता है, पुरुष यानी अपनी आत्मा, अपनी जीव आत्मा, अपनी बॉडी, अपना चेतन, जो मतलब खुद है ना, वो स्वयं के अलावा बाकी सारी चीज़ प्रकृति है और खुद है। तो कहने का मतलब ये है कि द्वैतवाद दो चीज़ों को मानता है, दो मूल तत्व प्रकृति और पुरुष। ये कहने का मतलब ये है कि भाई संसार में दो चीज़ हैं, एक तो अपन है, खुद है, स्वयं है, इसके अलावा जो भी अपन को अब आसपास दिख रहा है, जो भी अपन को दिख रहा है, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी सारी चीज़ें आसपास जितना भी आडंबर है, वो सब प्रकृति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो द्वैतवाद दो बात मानता है। त्रैतवाद क्या बोलता है, तीन मूल तत्व मानता है, कि ये भाई मानता है कि तीन चीज़ हैं, तीन मुख्य हैं। वो कौन कौन से हैं आगे देखते हैं। तो एकत्ववाद वेदांत दर्शन मानता है, एकत्व ब्रह्म को वेदांत दर्शन मानता है। द्वैतवाद को सांख्य मानता है। अब यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। द्वैतवाद में बहुत से बच्चे योग को कंसीडर करते हैं, वो इंग्लिश वाली बुकों में योग कंसीडर लिखा हुआ है। तो मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो बनाया था, उस पर भी डाउट आया था कि सर द्वैतवाद में योग आता है, और मैंने भी क्रॉस चेक किया। तो मैंने पीजी की जब तैयारी कर रहा हूँ तो उसमें भी मेरे को ये त्रैतवाद में दे रखा है योग को, ओनली सांख्य दे रखा है द्वैतवाद में। तो कंफर्म नहीं हो पा रहा कि किसको सही माने, क्योंकि मैंने 3 बुक देखी हैं हिंदी की, तीनों बुक में द्वैतवाद में ओनली सांख्य है और त्रैतवाद में योग है, और इंग्लिश की बुक में यहाँ पे योग मेंशन कर रखा है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं किसको मानूं, क्योंकि ऐसे ऑथेंटिक कोई श्लोक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्योंकि कम से कम ये दर्शन कौन स्टडी करता है डिटेल में, अपन तो ओनली पास होने के लिए पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर में तो ओनली अपन दर्शन का 1% पढ़ रहे हैं, दर्शन का 1%। अब 99% दर्शन कौन पढ़े, वो भी 6 दर्शन पूरा। द्वैतवाद को कौन पढ़े, द्वैतवाद में क्या क्या आता है। तो ये कन्फ्यूजन वाली स्थिति है, क्योंकि मैंने 3 जगह चेक किया तो तीनों जगह मुझे यही मिला, तो मैंने इसी को फिर कंटिन्यू रखा, क्योंकि मेरे सर ने मुझे यही बताया था। और लेकिन इंग्लिश वाले जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि सर योग में यहाँ मेंशन है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना बस आप, क्योंकि पीजी के हिसाब से मैं पीजी में तैयारी कर रहा था, तो मुझे पीजी में यही लिखाया था, और पीजी में एक्यूरेट होता है मोस्टली। तो आप इसी को मेंशन रखना, मैं क्लियर कर दूँ इसी बात को, आप डाउट करोगे बाद में। तो एकत्ववाद में वेदांत आता है, मतलब वो ब्रह्म को मानता है। द्वैतवाद में सांख्य आता है, वो प्रकृति और पुरुष। प्रकृति समझ गए, अपने अलावा, स्वयं के अलावा जो भी आपको दिख रहा है। अब मेरे को यहाँ पे देखो पेड़ पौधे पशु पक्षी जितने भी है ना, अपने घर वाले सदस्य, जो भी आपको दिख रहा है वो सब प्रकृति है। आकाश बादल जितने भी सारी सजीव निर्जीव चीज़, वो सब प्रकृति है खुद के अलावा। और पुरुष, अब पुरुष में अपने में भी पुरुष क्या है, आत्मा, जिसकी वजह से जीव है, जिसकी वजह से चेतना है, वो पुरुष। ठीक है। अब आता है त्रैतवाद। त्रैतवाद क्या बोलता है कि भाई 3 मूल तत्व हैं, मतलब एक तो ईश्वर है, एक जीव है, एक प्रकृति है। क्या बोलता है त्रैतवाद, भाई एक तो ब्रह्मा है, मतलब गॉड भगवान, सबके अपने अपने गॉड है। एक जीव है, मतलब अपना जीव, स्वयं का जीव, और प्रकृति, इसके अलावा जो भी अपन को दिख रहा है वो प्रकृति। तो और इसमें क्या आते हैं, वैशेषिक न्याय योग, मतलब 3 दर्शन आ गए इसमें। वैशेषिक न्याय योग, योग में थोड़ा डाउट है, बहुत से बच्चे द्वैतवाद में मानते हैं, लेकिन मैं इसको त्रैतवाद में मानता हूँ, क्योंकि मैंने त्रैतवाद में स्टडी किया है। अदर बुकों में पीजी की तैयारी में भी त्रैतवाद में आया, तो मैं इसको त्रैतवाद में ही मानता हूँ। ठीक है। और एक है जो मीमांस दर्शन है ना, वो क्या बोलता है, अदृश्य पुरुष और प्रकृति, मतलब जो ईश्वर है ना। वैशेषिक न्याय योग ने क्या कर दिया, नाम दे दिया भाई ईश्वर है, लेकिन मीमांस क्या बोलता है, अदृश्य है, दिखाई नहीं देता लेकिन कुछ तो है, मतलब ऐसी शक्ति है जो इसको कंट्रोल रखती है सबको, अदृश्य है वो। ठीक है। दूसरा पुरुष यानी अपन खुद हैं, उसमें अंदर जीव है, और तीसरा प्रकृति। तो मीमांस इन 3 तत्वों को मानता है, और वैशेषिक न्याय योग इन 3 तत्वों को मानता है। अब आप बताओ मुझे, है ना, कोई सा भी एक बच्चा बताना कि एक्चुअली में इतने सारे एकत्ववाद द्वैतवाद त्रैतवाद, एकत्ववाद में ब्रह्म हो गया, द्वैतवाद में प्रकृति पुरुष हो गया, और त्रैतवाद में ईश्वर जीव प्रकृति, आप किसको ज़्यादा प्रेफर करते हो कि यार एक्चुअली में ये सही है, कि हाँ मेरी नज़र में ये सही है।
कौन है बताओ, कौन त्रयवाद को। किसको? सर ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर जीव सर प्रकृति। एकत्ववाद। देखो सबसे बेस्ट रहेगा एकत्ववाद, क्योंकि जो कुछ है एक है लास्ट में, ब्रह्म है ना। और आप इसको थोड़ा और डिटेल में ले जाओ तो फिर आप है ना, देखो अभी जितने भी झगड़े होते हैं ना, देखो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता उन चीज़ों पे, ईश्वर पे झगड़े होते हैं, हिंदू का मुस्लिम का, आजकल यही चल रहा है इंडिया में मोस्टली, है ना। तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ अदृश्य, नाम नहीं दिया, मीमांस ने इसको नाम नहीं दिया। देखो प्रकृति है, अपन आसपास जो भी चीज़ दिख रहे हैं वो प्रकृति है, ठीक है। पुरुष अपन है क्योंकि अपने अंदर जीव है, और अदृश्य, ठीक है। अदृश्य इसने नाम नहीं दिया, ना तो ईश्वर को नाम दिया, ना अल्लाह का नाम दिया, किसी का नाम नहीं दिया, बस अदृश्य बता दिया भाई एक शक्ति है जो सबको कंट्रोल रखती है। नहीं, लास्ट में ये है ही एकत्ववाद, सब मोह माया है भाई, सबको लास्ट में ब्रह्म में जाके मिलना ही है, परमात्मा एक ही है। अपन बोलते हैं ना गॉड अल्लाह सब एक, मतलब एक ही है, सब कुछ एक ही है। तो या तो एकत्ववाद को मानो या फिर त्रैधवाद में अदृश्य पुरुष प्रकृति। लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको, मेरे मानने से आपके मानने से कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसे तो द्वैतवाद भी सही है कि प्रकृति पुरुष या तो अपन है और प्रकृति है, इसने ईश्वर को माना ही नहीं। तो सब अपनी अपनी जगह से सही है। जैसे इस क्लास में 30 बच्चे हैं, ठीक है, किसी ने एकत्ववाद को माना, किसी ने द्वैतवाद को माना, किसी ने ईश्वर जीव प्रकृति को माना, किसी ने अदृश्य पुरुष। तो सबकी सोच अलग अलग है। वैसा ही दर्शनों के साथ हुआ, जैसा जैसा टाइम आया, जैसी जैसी सोच आई, वैसा वैसा। जैसे देखो किसी व्यक्ति के लिए ईश्वर को मानना जरूरी है, सुबह उठते पूजा पाठ करता है, उससे उसको पता है भाई ईश्वर सब कुछ पालनहार करता है, खुद का जीव है, ठीक है, प्रकृति है, ये उसकी नज़र में ये सबसे बेस्ट है। मैं भी मानता हूँ ये बेस्ट है, ठीक है। मेरी नज़र में अदृश्य कि भाई अदृश्य है, कोई संसार में शक्ति है, मतलब नाम नहीं दिया लेकिन वो है, पुरुष अपने हो गया, प्रकृति ये जो अपन को दिख रहा है वो है। तो सभी सही है, कोई गलत नहीं है। तभी तो बोलते हूँ आप इसको देखो, ब्रह्मा को, वेदांत वाले को, ये एक ही है, अल्टीमेट एक ही है। आप इसको देखो प्रकृति पुरुष को, सब सही है, कोई किसी को गलत सिद्ध नहीं कर सकता। ये भी 100% सही है, पहला एकत्ववाद, द्वैतवाद भी 100% सही है, और त्रैतवाद भी, ये दोनों 100% सही है, कोई गलत नहीं है। अब देखो यहाँ पे गलत ईश्वर, सबने अपने अपने नाम दे दिया ईश्वर का, तो ये भी सही है ना, 100% सभी सही है, मतलब कोई गलत नहीं है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है पूरे दर्शन। दर्शन हर समाज के लिए, हर धर्म के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो आप दर्शनों को पढ़ोगे तो आप अपने दुखों से दूर हो जाओगे, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करोगे। और आप दर्शनों का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भाई लोगों के दुख को दूर करना, ठीक है। तो सर दर्शन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिलोसफी, मतलब अपन बोलते हैं ना एक तरीके से, क्या बोलते हैं उनको, यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे से बुलाग नहीं आता इंग्लिश का, मैं पहले ही बोल देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड, मतलब एक तरीके से ये दर्शन है, एक तरीके से क्या बोलते हैं इनको, दर्शन का कोई अंत नहीं। जैसे मैं जब फर्स्ट ईयर में था, जब फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमारे एक टीचर थे, ठीक है, बहुत बड़े, मतलब उन्होंने दर्शन पे PhD कर रखी थी, दर्शनों पे। तो जब वो बोलते थे ना, तो हमको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता कि क्या बोल रहा है, क्योंकि वो दर्शनों में अनुसार बात करते थे। मतलब दर्शन का कहने का मतलब है अपने जीवन को दिखाता है, आप किस समाज में हो, किस जगह हो, उसके अनुसार आपको बर्ताव करना सिखाएगा कि आप किस समाज में हो। और इस चीज़ का कोई वैसे नहीं है, ये सभी सही है। देखो अल्टीमेटली आप जानते हो भाई गॉड एक ही है, ठीक है। अल्टीमेटली आप जानते हो अपन खुद हैं और प्रकृति है, ठीक है, ये भी सही है। अल्टीमेट लास्ट में आप ये भी जानते हो कि ईश्वर भी है, जीव भी है, प्रकृति भी है, ठीक है, ये भी सही है। कि आप अल्टीमेटली ये भी बोलते हो कि आपने नाम नहीं दिया, अदृश्य भी है, पुरुष भी और प्रकृति भी है। तो मतलब सभी 100% सही है, कोई गलत नहीं है। तो कभी आपको ऐसे बोले ना कोई, मैं जैसे मैंने आपसे पूछा, आपको मतलब ऐसे मैंने बोला ना, और मैंने भी उसमें सहमति जताई कि कौन सा सही है, आप कौन से को मानोगे। तो जो दूसरे की बात में कभी नहीं आना, आपका जो धर्म है उसमें चलते रहो, सभी सही हैं। तो ऐसे किसी के भाव में, किसी के भाषण में आके अपना डिसीजन चेंज मत करना कभी भी, क्योंकि सभी अपनी अपनी जगह 100% सही हैं। क्लियर क्रिस्टल बात, ये बात मैंने इसीलिए यहाँ पे अदृश्य का समझाया था, क्योंकि मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि मुझे पता था मैं ऐसे बोलते ही बहुत से बच्चे बोलेंगे मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। इसीलिए जैसे धर्म में हो वो सबसे श्रेष्ठ है, बेस्ट है, बस उसका पालन करो सही तरीके से। तो दर्शन वो चीज़ें हैं, आपको जीवन जीने का तरीका बताता है। देखो डॉक्टर बनना एक अलग बात है, आप बोल रहे हो ना कि मुझे दर्शन ये पदार्थ विज्ञान पढ़ क्यों रहे हैं, अपन क्लास चल रही है, कोई बात नहीं, हो जाएगा सिलेबस, टेंशन मत लेना। आप बोलते हो ना कि भाई पदार्थ विज्ञान क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको एक अच्छा व्यक्तित्व बना के निकालता है। आयुर्वेद ऐसे ही नहीं है, आपको समझाता है, जीवन का रहस्य बताता है, आपको ऐसी सिचुएशन को तैयार कर देता है कि भाई
आपको कितना पैसा कमाना है, क्या करना है, कितनी इच्छाएं पूर्ति करनी है, कब इन चीज़ों को छोड़ के त्याग करके भगवान की भक्ति भी करनी है। तो सब कुछ पदार्थ विज्ञान आपको है ना, आप ऐसी साइंटिफिक बातें हैं ना पदार्थ विज्ञान में ही मिलेंगी जो आपको MBBS में नहीं मिलेंगी। जैसे कि आप प्रमाण पढ़ेंगे अपन सेकंड पेपर में, वो ऐसी चीज़ें हैं वो आपको रोग डिसाइड करने में, चिकित्सा डिसाइड करने में, आपको ट्रीटमेंट डिसाइड करने में, फंडामेंटल करने में बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। आपका हर चीज़ का एक बेसिक रहेगा वहाँ पे, तो मज़ा आएगा पदार्थ विज्ञान पढ़ने में। पदार्थ विज्ञान बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस एक बार समझ में आ जाए। तो समझ में आया? पहले तो ये बताओ, प्रकृति समझ में आ गई, पुरुष समझ में आ गया और ईश्वर समझ में आ गया, ठीक है? यस सर। क्लियर? ये बात है ना, ध्यान रखना कि भाई अपन को जो आसपास दिख रहा है वो प्रकृति है, ठीक है? इसमें सजीव भी आ गया, इसमें निर्जीव भी आ गया, इसमें सब कुछ आ गया। अपन तो है ही, ठीक है? अपनी बॉडी के अंदर जीव है जिसकी वजह से अपन बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं सारे काम। और अदृश्य ईश्वर, कहने का मतलब यह है कि सभी 100% सही है ये। अब पहला है न्याय दर्शन। काफ़ी भाषण हो गया इस पे आज। पहला है न्याय दर्शन। प्रवर्तक कौन है भाई, किसने लिखा ये? गौतम अक्षपाद। गौतम को ही अक्षपाद बोलते हैं। जो महर्षि गौतम थे ना, महर्षि गौतम ने, साइंटिस्ट थे, मतलब आचार्य बोल दो, साइंटिस्ट बोल दो, बात एक ही है। साइंटिस्ट तो आप बोलते हैं इंग्लिश में, ये आचार्य गौतम ने, इन्हीं का दूसरा नाम था अक्षपाद। सिंपल सी बात है, लिख दिया भाई, नाम याद कर लिया अपन ने। पर्याय क्या है इसके? आवंशिकी, तर्क विद्या, वाद विद्या और पुराण न्याय, ये इसके पर्यायवाची हैं। किसके? न्याय दर्शन के। BMS फर्स्ट ईयर के हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये PG में आता है कि आवंशिकी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। आप सोचोगे यार आवंशिकी तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मुझे तो न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन पढ़ाया था, ये आवंशिकी कहाँ से आ गया? पर आप बोलोगे तो आउट ऑफ सिलेबस से। कहने का मतलब ये PG का क्वेश्चन है। आवंशिकी, तर्क विद्या, वाद विद्या, पुराण न्याय, किस नाम से बात है भाई? तर्क विद्या किसने लिखा? तो आपको याद होना चाहिए भाई गौतम ने लिखा। क्वेश्चन आएगा वाद विद्या किसने लिखा? आपको आंसर होना चाहिए गौतम ने लिखा। क्वेश्चन आएगा पुराण न्याय किसने लिखा? आपको याद होना चाहिए गौतम ने लिखा, ठीक है? उद्देश्य क्या है इस दर्शन का? बहुत बड़ा दर्शन है, पूरी बुक है इसकी मोटी सी, ठीक है? बस इसमें से 5 लाइन उठाई हैं BMS फर्स्ट ईयर के हिसाब से, क्योंकि BMS फर्स्ट ईयर में पूरा दर्शन नहीं आ सकता ना। अब न्याय दर्शन लिखा है, कितनी मोटी बुक है, पूरा ग्रंथ है एक न्याय दर्शन, मतलब पूरा एक, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता ना, मोटी सी बहुत बड़ी, ऐसा एक न्याय दर्शन पूरा ग्रंथ है। अब तो अपन पढ़ नहीं सकते पूरी चीज़, क्योंकि अपन को तो सेकंड ईयर में भी पढ़ना है इसे? नहीं, फर्स्ट ईयर में ही है। तो जो कहने का मतलब है, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको कि ये पूरा एक बुक थी, उसमें से आपको बस थोड़ा सा 1-2 लाइन इंट्रो करनी है बस इसकी। उद्देश्य क्या था इस दर्शन का? अभिभूत या आध्यात्म को जानने व समझने की प्रक्रियाओं की विस्तृत विशेषण। अब ये अधिभूत या अभिभूत, देखो यहाँ पे अधिभूत है या अभिभूत भी है, अधिभूत एक ही बात है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, अध्यात्म यानी होता है पुरुष, और अधिभूत यानी प्रकृति, या फिर अभिभूत है ना, ये प्रकृति। प्रकृति और पुरुष को जानने, मतलब खुद की बॉडी को जानने, खुद के जीव को जानने की, और जो आसपास अपन को दिख रहा है ना सब कुछ, उसको जानने समझने की प्रक्रियाओं की विस्तृत विवेचना। कि पहले खुद को जानो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा उद्देश्य है, ये सब जानो। फिर प्रकृति को जानो कि प्रकृति में कैसे सर्वाइव करना है, प्रकृति को क्या अच्छा है, प्रकृति में कैसे रहना है, प्रकृति के लिए अपन क्या योगदान कर सकते हैं, प्रकृति को कैसे अच्छा बनाए। तो ये इसका उद्देश्य है। अभिभूत और आध्यात्म को जानने और समझने की प्रक्रियाओं की विशेष विवेचना इस न्याय दर्शन में की है। बस इतना सा अपन ने जान लिया। विशेषता क्या है इस दर्शन की? न्याय दर्शन प्रमाण पर आधारित युक्ति संगत तर्क को प्रधानता देता है। इसे विचार दर्शन भी कहते हैं, 2 बार लिखा गया इसे विचार दर्शन भी कहते हैं। ये बोल रही है, ये जो दर्शन है ना न्याय, वो बोल रहा है कि न्याय दर्शन है ना प्रमाण। अब प्रमाण क्या है? नया वर्ड आया, प्रमाण यानी सबूत, मतलब एग्जैक्ट करेक्ट सबूत किसी भी चीज़ के लिए, मतलब बेसिक। आपने किसी ने बोला कि भाई इस रोग में ये ट्रीटमेंट होता है, मतलब ये औषधि काम आती है, आप बोलो क्या प्रूफ है कि किसने लिख दिया? तो आप बोलो कि प्रमाण है, आप्तोपदेश प्रमाण है, ठीक है? आप बोलो आपको कोई पेशेंट मिला कि आपने बोला कि यार मैं, उस डॉक्टर ने इसको ये औषधि दी थी तब ये ठीक हो गया, क्या प्रमाण है? प्रत्यक्ष देखा मैंने, आंखों से देखा। आप्तोपदेश लिखा हुआ, ठीक है? प्रत्यक्ष आंखों से देखा हुआ, कानों से सुना हुआ, गंध लिया, मतलब इंद्रियों का उपयोग किया गया। तो यहाँ पे देखो प्रमाण 4 हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और उपमान, मतलब तुलना करना। उपमान यानी होता है तुलना करना। आप्तोपदेश है किसी चीज़ का लिखा हुआ, मतलब श्रेष्ठ पुरुष का जो कभी झूठ नहीं बोलता, उसकी हमेशा वाणी सत्य होती है, उस पुरुष का लिखा हुआ ग्रंथ या शास्त्र, ठीक है? या उसने कुछ बोला हो उसके बारे में। अनुमान यानी
अनुमान लगाते हैं अपन कि इसको ये बीमारी हुई होगी, इसने ऐसा कुछ खाया होगा, वो अनुमान लगाना। प्रत्यक्ष अपनी इंद्रियों का देखना सुनना वो सारी चीज़ें। सर उपमान बता दीजिए उसका। उपमान, उपमान यानी होता है एक तरीके से, आपने उपमान सुना है कि भाई तुलना करते हैं ना, कि ये ऐसी तुलना अपन बोलते हैं ना, ये शाहरुख खान के जैसा दिखता है, ये सलमान खान के जैसा दिखता है, मतलब तुलना करते हैं। ठीक है, अपन बोलोगे, आप बोलोगे कि ये तो गाय जैसा है, क्या सबूत है? उपमान किया आपने भाई, उसकी उपमा दी कि ये तो, अपन बोलते हैं ये तो गधे जैसा है, मतलब उसमें गधे जैसे लक्षण है, ये तो राम जैसा है, इसमें राम जैसे लक्षण है। ठीक है, उसकी उपमान किया आपने, उसने उपमा दी, उसको एक संज्ञा दी, ये उपमान। आप्तोपदेश आप समझ गए, आप्तोपदेश का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो कभी झूठ नहीं बोलता हो, हमेशा सत्य बोलता हो, उसके जो लिखे हैं ना, जो शास्त्र हैं वो हमेशा सत्य साबित होते हो, वो आप्तोपदेश। प्रत्येक का एक चैप्टर है, प्रत्यक्ष अनुमान का एक चैप्टर है पूरा सेकंड पेपर में, अनुमान का एक पूरा चैप्टर है, आप्तोपदेश का एक पूरा चैप्टर है, उपमान का एक पूरा चैप्टर है। सेकंड पेपर प्रमाण ही है पूरे चैप्टर में, मतलब पूरे सेकंड पेपर में प्रमाण ही है। अभी तो बस नाम याद रख लो, प्रत्यक्ष अनुमान आप्तोपदेश उपमान, क्योंकि ये बार बार आएंगे इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको। प्रत्यक्ष यानी अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो भी ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष है। आंखों से देख लिया, प्रत्यक्ष है। कानों से सुन लिया, प्रत्यक्ष है। ठीक है, गंध सूंघ लिया आपने किसी चीज़ की, प्रत्यक्ष है। स्पर्श कर लिया तो प्रत्यक्ष है। तो मतलब कहने का मतलब है, ये इनका एक चैप्टर है पूरा सेकंड पेपर में, पदार्थ विज्ञान डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये बोल रहा है कि न्याय दर्शन प्रमाण पर, कौन से प्रमाण? प्रत्यक्ष अनुमान आप्तोपदेश उपमान पर आधारित, मतलब सबूत के, जब तक उसको सबूत नहीं मिलेगा तब तक वो बात को नहीं मानेगा। जैसे कोर्ट मान लो एक तरीके से, कि तभी तो न्याय दर्शन है। ठीक है, देखो हर चीज़ में कहीं ना कहीं लॉजिक होता है। न्याय दर्शन प्रमाण पे मतलब सबूत पे आधारित युक्ति संगत तर्क को मानता है। ऐसे नहीं कि किसी ने भी बोल दिया और ठीक है मैंने मान ली, नहीं, पहले उसको सिद्ध करो कि ऐसा क्यों बोलना आपने, उस चीज़ को फिर उसने सिद्ध करने के बाद में उसको प्रधानता, उसको मानी है उसने। तो ऐसे इसे विचार दर्शन भी कहते हैं। मतलब विचार दर्शन क्यों बोला? क्योंकि हर तरीके से विचार करता है, सोचता है, समझता है, फिर उसको सिद्ध करता है, तब जाके उसको मानता है। तो वाद क्या है? मतलब असत्यवाद, आरंभवाद और पीठरवाद, ये सब सेकंड पेपर के हैं। असत्य कार्यवाद, आरंभवाद और पीठरपागवाद ये क्या है, ये सेकंड पेपर में डिटेल में आएंगे। असत्य कार्यवाद 10 नंबर का क्वेश्चन आता रहता है, आरंभवाद ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता रहता है, पीठरवाद ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये आते ही हैं। ये वाद और प्रमाण है ना दोनों, यही पूरे सेकंड पेपर बस ये है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आप्तोपदेश, उपमान प्रमाण, एक प्रमाण और होएगा युक्ति प्रमाण, उसके बाद में असत्य कार्यवाद, आरंभवाद और पीठरवाद। बस ये सेकंड पेपर का सिलेबस ये है, मैं आपको आज ही बता दूं। सेकंड पेपर का सिलेबस ओनली ये है, बस ये 8 वर्ड देख लो आप। मैं अब इनको यहाँ पे बताने लग जाऊँ तो पूरा सेकंड पेपर हो जाए ना, तो तभी तो बोलते हैं कि एक जो सिलेबस कराने वाला सिलेबस से चलते हैं ना अपन, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अपन को पता है कि ये अपन कहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सिलेबस हमेशा देखना चाहिए आपको। तो आपको पता है भाई प्रत्यक्ष समझ नहीं आ रहा, तो आपको देख लिया भाई प्रत्यक्ष प्रमाण सेकंड पेपर में, वहाँ पे अच्छे से पढ़ लेंगे अपन, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, प्रत्यक्ष समझ जाएगा। अनुमान देखा आपने, यार अनुमान तो मुझे कुछ पता ही नहीं, अनुमान क्या है, कितने भेद हैं क्या, तो आपने देखा सिलेबस में क्या अनुमान टॉपिक है, तो अपन को पढ़ाएंगे सर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आप्तोपदेश देखा, ऐसे ही उपमान देखा, ऐसे ही असत्य कार्यवाद देखा, ऐसे ही आरंभवाद देखा, ऐसे ही पीठरवाद। तो कोई भी नया वर्ड आता है ना, नया वर्ड आता है, या तो मैं उसको समझा दूंगा, और नहीं समझा रहा ऐसे छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, कहने का मतलब है कि आगे पूरा चैप्टर आएगा, पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, अब देखो ये पदार्थ 16 मानता है। अब आप बोलोगे कि 16 पदार्थ कौन कौन से हैं, आपने मेंशन तो किए ही नहीं। मैं मेंशन करूँगा लास्ट में, क्योंकि इनको याद करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, क्यों मुश्किल काम है? सिंपल सी बात ये है कि कोई पूछता ही नहीं आजकल, कभी किसी ने पूछा ही नहीं, तो वो ओनली संख्या पूछते हैं। पीजी में क्वेश्चन आता है कि न्याय दर्शन ने कितने पदार्थ माने, ऑप्शन आएंगे 12, 16, 24, 26, तो आपको पता होना चाहिए 16। अब ये 16 कौन कौन से हैं? आप बहुत से बच्चे पूछेंगे सर 16 तो बता दो आपको, हमको तो याद करना है क्योंकि फर्स्ट ईयर है, अभी याद कर लेंगे, बाद में याद हो या ना हो। तो कोई बात नहीं, इनको मेंशन कर रखा है मैंने, जब दर्शन हो जाएंगे ना, पूरे दर्शन कंप्लीट होने के बाद में पदार्थ मेंशन कर रखे हैं मैंने, तत्व मेंशन कर रखे हैं मैंने साथ में, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको 16 पदार्थ कौन कौन से हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टा, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेतुवाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान, ये 16 हैं। पहला था प्रमाण, दूसरा था प्रमेय,
तीसरा था संशय, चतुर्थ था प्रयोजन, पांचवा था दृष्टा, छठा था सिद्धांत, सातवां था अवयव, आठवां था तर्क, नौवां था निर्णय, दसवां था वाद, 11वां था जल्प, 12वां विटंडा, 13वां हेत्वाभास, 14 छल, 15 जाति और 16वां निग्रह स्थान। ये लास्ट में लिखवा दूंगा मैं आपको, लेकिन बहुत से बच्चे बोल देते कि सर अभी लिखवा देते सही रहते, क्योंकि ये आता नहीं। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ ना तो आप इनको याद कर करके परेशान हो जाओगे। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना वही लिखो जो एग्जाम में आप लिख सको। अब लास्ट में मैं मेंशन कर दूंगा तो आप इतना लोड मत लेना कि भाई क्या हुआ। तत्व क्या है, जैसे 16 विकार देखे थे ना अपने, 11 एकादश इंद्रियां और पंच महाभूत, वैसे ही तत्व हैं, उनमें एकादश इंद्रिया और पंच महाभूत। ठीक है, ये तत्व। अब आध्यात्म यानी पुरुष और अधिभूत यानी प्रकृति, आप समझ ही गए। तो कहने का मतलब ये है, समझो इस चीज़ को, जो न्याय दर्शन है उसके आपने किसने दिया वो याद कर लो, पर्यायवाची आपने याद कर लिए, उद्देश्य क्या था उसका ये याद कर लो, विशेषता आपने याद कर ली, प्रमाण भाई 4 मानता है, ये आपको इतना याद कर लेना है बस। क्वेश्चन ये 3 है ना, ये लाइन 3, प्रमाण 4, पदार्थ 16, तत्व 16, ये तीनों चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीजी के लिए। क्वेश्चन यहीं से आता है कि प्रमाण कितने माने न्याय दर्शन ने, 4, आपको याद होने चाहिए कौन कौन से माने, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश, उपमान। ठीक है, पदार्थ कितने माने, बस संख्या 16, तत्व कितने माने 16, बस इतना याद होना चाहिए। ये न्याय दर्शन हो गया। अब ये क्या क्या बताया था इस दर्शन में कि भाई जानने व समझने की प्रक्रियाओं की विस्तृत विवेचना, अपन विस्तृत विवेचना करेंगे तो पूरी बुक है इसकी, कोई नहीं, बस इतना सा याद कर लो काफ़ी है। ठीक है, ये तो फिर भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, नहीं तो बहुत से बच्चे तो बस ये बताते हैं, उद्देश्य बता दिया, प्रवर्तक बता दिया, प्रमाण बता दिए, पदार्थ बता दिए, बात खत्म, आगे बढ़ो। देखो यहाँ पे असत्य कार्यवाद की मैंने थोड़ी सी परिभाषा लिख दी, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी कमेंट आएगी ये सर ये क्वेश्चन 20 मार्क्स में आता है। देखो बच्चा, 20 मार्क्स में कभी दर्शन एक नहीं आता, कभी दर्शन आएगा तो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन का स्पष्ट पूछेगा। और आप अगर 20 नंबर में आ रहा है ना, तो आप इतना भी लिख के आओगे ना ये भी, तो पूरे नंबर मिलेंगे, कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि इसमें सब कुछ इंक्लूड है। ठीक है, ऐसे ही देखो मेरी बात सुनो, पेज भरने से नंबर नहीं मिलते कि भाई 4 पेज भरने हैं, 5 पेज भरने हैं। जितना आंसर है परफेक्टली आंसर दोगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो उनके आंसर छोटे होते हैं, नंबर ज़्यादा होते हैं, तो आप अनर्गल बातें लिखते हो, एक्स्ट्रा मटेरियल लिखते हो, फालतू की बातें लिखते हो, वो नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि उससे फिर इंप्रेशन जाता है, बेकार जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको करेक्ट आंसर देना, वाजिब आंसर देना, और ये न्याय दर्शन के लिए सुटेबल है, बेस्ट। तो आपने यहाँ पे देखो, असत्य कार्यवाद का मीनिंग बता देता हूँ मैं। कारण में कार्य की सत्ता नहीं रहती, कार्य की उत्पत्ति एक नवीन घटना है। अब आप समझोगे कारण क्या है, कार्य क्या है, बहुत कन्फ्यूजन है। मतलब सारे नए नए वर्ड हैं, प्रत्यक्ष नया वर्ड आया, अनुमान नया वर्ड आया, आप्तोपदेश नया वर्ड आया, उपमान नया वर्ड आया, असत्य कार्यवाद नया वर्ड आया, आरंभवाद नया कार्य वर्ड आया, पीठवाग नया वर्ड आया। तो ये सब सेकंड पेपर का मैटर है पूरा, लेकिन समझ ले तो कारण में कार्य की सत्ता नहीं रहती। कहने का मतलब ये है कि जो भी अपन कार्य करते हैं वो एक नई घटना है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक नई घटना है। ठीक है, सामने मकान बन रहा है, ये एक नई घटना है। तो मतलब कुछ भी करो, एक नया प्रोसेस है, मतलब पुराना प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब ये है इसका। असत्य कार्यवाद का मतलब ये है कि अपन कोई भी काम करते हैं ना, उससे पहले अपन ने जो भी काम किया ना, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब एक न्यू घटना है, न्यू प्रोसेस है। आप कुछ नहीं समझोगे, मुझे पता है आप कुछ नहीं समझोगे, लेकिन जब तक आप इस टॉपिक में नहीं जाओगे ना, सत्य कार्यवाद पे, तब तक आपको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा। तभी तो दर्शन आपको डिफ़िकल्ट क्यों लगते हैं, क्योंकि आप नए नए वर्ड देखते हो और आपको समझ में नहीं आता। लेकिन जब जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो दर्शन सबसे ईजी हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे बेसिक फंडामेंटल आप रट लेते हो, प्रत्यक्ष का पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको सारा क्लियर हो जाता है। तो थोड़ा पेशेंस रखना दर्शन को समझने के लिए। ऐसे मत बहुत सोचना कि कल एक बच्चे का मेरे पास कमेंट था कि सर मेरे को दर्शन कुछ समझ नहीं आया। मैंने बेटा थोड़ा तसल्ली रखो, आराम से समझ में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कारण में कार्य की सत्ता नहीं रहती, कार्य की उत्पत्ति एक नवीन घटना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे मकान बन रहा है, तो ये बोलता है कि मकान बनना एक नवीन घटना है। इससे पहले अपन ने जो भी कुछ किया था, जैसे पत्थर लेके आए, मिट्टी लेके आए, कंकड़ लेके आए,
वो उसको मानता ही नहीं है, नहीं ये सब अलग है, लेकिन मकान बन रहा है ना वो एक नई घटना है। कहने का मतलब समझा रहा हूँ मैं एग्जाम्पल देके। तो ये सबको एक नया मतलब जो भी काम हो रहा है, मिट्टी लाना एक नया काम है, पत्थर लाना एक नया काम है, ठीक है, मिस्त्री आना एक नया काम है, जो भी काम कर रहे हैं मतलब लेबर मजदूर आ रहे हैं वो भी एक नया काम है। कहने का मतलब है कि हमेशा ही नए काम, हर काम को एक नया काम के रूप में परिभाषित करता है, पुराने काम से कोई लिंक नहीं रखता। इसी को असत्य कार्यवाद बोलते हैं। और सत्य कार्यवाद क्या बोलता है, वो लिंक करता है कि भाई मकान बनाने के लिए पहले अपन को पत्थर भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, रोड़ी भी चाहिए, बजरी भी चाहिए, जो बेलदार मजदूर हैं वो भी चाहिए अपन को। तो वो सत्य कार्यवाद है, मतलब वो कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। पहले कारण करो, मतलब पहले अपनी आवश्यकता की सामान जुटाओ, फिर कार्य होगा। तो ये दोनों सिद्धांत अलग अलग हैं। ये क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 7 है शायद, सेकंड पेपर में। ये असत्य कार्यवाद, सत्य कार्यवाद, वो सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब है कि ये हमेशा नया प्रोसेस स्टार्ट करता है। कोई ना, इतना ही करेंगे आज न्याय दर्शन, क्योंकि मुझे पता है फिर मैं ज़्यादा स्पीड बढ़ाऊंगा तो फिर कम समझ में आएगा। और सिलेबस की टेंशन मत लेना, सिलेबस में पूरा कराऊंगा, ठीक है। बस अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हर चैप्टर में नया होगा। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो आप। और है ना, 20 नंबर में जो क्वेश्चन आता है वो कभी एक सिंगल दर्शन नहीं आता। क्वेश्चन आएगा दर्शन की परिभाषा लिखो, ठीक है, 2 नंबर का तो वो हो गया। फिर न्याय दर्शन को विस्तार से वर्णन करो और दर्शन की उपयोगिता लिखो। 3 क्वेश्चन उसमें मेंशन होंगे। एक क्वेश्चन कभी न्याय दर्शन के ऊपर नहीं आता। क्वेश्चन आता है ना तो हमेशा टुकड़ों में आता है, तो टुकड़ों को टुकड़े करके आंसर दिया करो, हमेशा नंबर अच्छे आएंगे आपके। कोई डाउट है बच्चों आपके? नो सर। किसी का कोई डाउट है? अभी टाइम है अपने पास। चलो फिर एंड करते हैं क्लास को ना। और इसको देखो, लोड मत लेना, प्रत्यक्ष क्या है, अनुमान क्या, आप्तोपदेश क्या है, उपमान क्या है। मैंने आपको बता दिया, प्रत्यक्ष यानी अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष करना, मतलब एक तरीके से इंद्रियों का यूज़ करना। अनुमान में अपन अनुमान लगाते हैं, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, उसमें अपन अनुमान लगाते हैं कि भाई कितने महीने का बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है, अनुमान लगाते हैं अपन, ठीक है। उसके पेट का उभार देख के अपन, मान लो कोई पेशेंट आया आपके पास, एक्सीडेंट वाला कोई पेशेंट आया, उसकी हड्डी टूटी हुई है, तो आप देख के पता लगाओ भाई भयंकर वाला एक्सीडेंट है, कैसा एक्सीडेंट है, अनुमान लगाना। आप्तोपदेश ये चिकित्सा में यूज़ होता है, चिकित्सा डिसाइड करने में, क्योंकि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एक तरीके से आप्तोपदेश अपने लिए। और उपमान, उपमा दी जाती है इसमें रोग को समझने के लिए। असत्य कार्यवाद को उन्होंने बता ही दिया। असत्य कार्यवाद यानी कि वे कार्य की घटना नवीन तौर पे मानता है, हर काम को ये नवीन घटना मानता है, वो नया है, ये पुराने काम से कोई लिंक नहीं रखता। लेकिन सत्य कार्यवाद लिंक रखता है, ठीक है। आरंभवाद इसीलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये हमेशा आरंभवाद है, मतलब नया काम स्टार्ट होता है, तो इसको इसी आरंभवाद बोलते हैं। पीटर पाकवाद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एक तरीके से। पीलू पाक और पीटर पाक ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के अनुसार होता है। पीलू पाक आता है और पीटर पाक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, लास्ट का एक टॉपिक है, वो वहाँ पे समझ लेंगे, कोई ज़्यादा इजी वाली बात नहीं है, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी तो इतना समझ लिया अपन ने, प्रकृति समझ ली। बात का मतलब क्या है सर? हाँ, मतलब ये सिद्धांत हैं। बात वाद यानी सिद्धांत। अपन बोलते हैं ना कि दो वाद विवाद प्रतियोगिता देखी है आपने? वाद विवाद प्रतियोगिता, एक पक्ष और एक विपक्ष। तो कहने का मतलब एक असत्य कार्यवाद, तो कौन सा ये पक्ष को मानता है कि विपक्ष को मानता है? तो मतलब ये असत्य कार्यवाद को मानता है। तो ये किसका, कौन से वाद में आता है? असत्य कार्यवाद। एक बोलता है कि पक्ष में कौन सा हो गया? सत्य कार्यवाद, ठीक है। ये मतलब वाद यानी वाद विवाद प्रतियोगिता होती है ना, हिंदी के वर्ड्स है, मीनिंग है बस, क्योंकि ये वाद लिखा रहता है हर में, वाद में, इसलिए यहाँ पे ये वाद आया। पीजी में क्वेश्चन इसी के नाम से आएगा, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है। ओके बच्चों, ओके सर। थैंक यू।